Welcome you in the SKU digital learning classes. Myself Abhishek Pathak, and today I am going to deliver my lecture on antihistaminic agents, and antihistaminic agents are also known as anti-allergic agents. So let's start. So first of all, what are the antihistamines? Antihistamines are the medicines or the chemicals or the drugs which are used for the treatment of allergy. And ultimately the aim of antihistaminic agents are to block the action of histamine, a class of drug commonly used to treat symptoms of allergy. So now जब हम एलर्जी के लिए जो दवाइयाँ यूज करने वाले हैं तो पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि एलर्जी क्या होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलर्जी इज़ द कंडीशन. एलर्जी वो कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी शो करता है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है. इसको हम क्या बोलते हैं एलर्जी. अ कंडीशन वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू सब्सटेंस डेट आर हार्मलेस टू मोस्ट पीपल. इवन ऐसे सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है, उनके लिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन शो करना, हाइपर सेंसिटिविटी शो करना एलर्जिक रिएक्शंस कहलाते हैं और एलर्जी कहलाती है. नेक्स्ट, अब एलर्जी पैदा करने वाले जो रीजन्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं. ऐसे सब्सटेंस जिनसे कि एलर्जी होने की संभावना होती है उनको एलर्जेंस बोला जाता है. और दीज आर द सब्सटेंस विच कैन बी एलर्जन टू एनीबॉडी. सो दीज आर द सब्सटेंस जस्ट लाइक सन रेज. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग रहते हैं, जिनका सामना धूप से उतना ज़्यादा नहीं होता है, और जब वो धूप में आते हैं तो उनकी बॉडी में रैशेस पड़ने लगते हैं, उनको सन बर्निंग की शिकायत होने लगती है, तो हम कह सकते हैं कि उनको सन से एलर्जी है. उनकी जो बॉडी है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करने लगती है सन रेज में और धूप में. वैसे ही कुछ ऐसे मेडिसिन्स होती हैं जो कि हर व्यक्ति को सूटेबल नहीं होती हैं, और हर व्यक्ति में कुछ लोगों में वो एलर्जी शो करने लगती हैं, जिसका कि बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक जो एंटीबायोटिक है, उसको जब भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है पेनिसिलिन का, तो सबसे स्टार्टिंग में उसको बहुत ही लिटिल अमाउंट में, कम अमाउंट में उसको टेस्ट किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति को जिसको कि पेनिसिलिन हम देने वाले हैं वो सेंसिटिविटी कहीं शो तो नहीं कर रहा है पेनिसिलिन के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी. तो जब हम लगाते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और जब हमें लगता है कि इस व्यक्ति को पेनिसिलिन से एलर्जी नहीं है, पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी शो नहीं कर रहा है, फिर हम उसको पूरा का पूरा जो डोज है उसको दे दिया जाता है पेनिसिलिन का. अदरवाइज उस ड्रग जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो नहीं दी जाती है अगर वो एलर्जी शो करता है. वैसे ही कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के कांटे पर भी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है. डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. तो ये सारे सब्सटेंस जो कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी में एलर्जी पैदा कर सकते हैं, वो एलर्जेंस कहलाते हैं. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस. नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शंस. हमें कब पता चलता है कि भाई एलर्जी हो रही है, ये एलर्जी है क्या आखिर? एलर्जी को देखने के लिए हम देख सकते हैं कि इची एंड वाटरी आइज, आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एलर्जी का एग्जाम्पल है. इची नोज, नोज में आपको सर्दी हो रही है, और नोज में ना आप रनिंग नोज हो रही है, बहुत सारा पानी जैसा आपकी नोज से बाहर आ रहा है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी. अगेन रनिंग नोज. रैशेस, आपकी बॉडी में किसी भी एलर्जेंस के कारण आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी सरफेस पर एलर्जी के सिम्टम्स होंगे, रैशेस पड़ने लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि एलर्जी हो गई है. जैसे कि आपने, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे एरिया में और सब, शीत. कई बार ऐसा बोला जाता है कि गीले कपड़े पहन लिए तो शीत हो गई, या फिर कुछ किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे कुछ ऐसा फंगस वगैरह, जो भी जिन चीज़ों से मतलब कुछ ऐसे एलर्जेंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, जैसे कि शीत. उसके बाद में देख सकते हैं हाइव्स. जब वो रैशेस, आपकी बॉडी के रैशेस ज़्यादा होने लगते हैं तो उसको हम हाइव्स बोलते हैं. उसके बाद में देखें कई ऐसी फूड मटेरियल्स हैं जिनको खाने से आपको एलर्जी हो सकती है. आपकी बॉडी में, आपकी स्टमक में क्रैम्प्स डेवलप होने लगते हैं, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस, स्पाज्म टाइप की डेवलप होने लगते हैं, वॉमिटिंग.
कई बार ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, उनको इनहेल करने पर, उनको ओरली लेने पर कुछ ऐसे खाने पीने वाले पदार्थ रहते हैं जिससे कि वॉमिटिंग हो जाती है। तो वॉमिटिंग इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी। दीज आर द ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी के सिम्टम्स हैं। इचिंग हो रही है आपकी बॉडी में, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एलर्जी। स्नीजिंग, आपको छींक आ रही है, आपने कुछ ऐसा आप कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह इनहेल कर गए हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे कि जो मिर्च की जो डस्ट उड़ती है तो उससे लोगों को छींक आती है, तो हम कह सकते हैं कि एलर्जी हो रही है इस बंदे को मिर्च से। रनी नोज, हेडेक होने लगता है कई कुछ परिस्थितियों में, ठीक है। रेड और वाटरी आइज होने लगती है, आंखों में रेडनेस होना, आंखों से पानी निकलना, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एलर्जी। हाइप्स और रैशेस, जब चकत्ते पड़ने लगते हैं बॉडी में, ज़्यादा रैशेस पड़ने लगते हैं, रेडनेस होने लगती है, तो उन्हीं को हम हाइप्स बोलते हैं। नेक्स्ट, दीज आर द एलर्जिक रिएक्शंस। और जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो एलर्जेंस की वजह से होते हैं। एलर्जेंस आप उनको स्किन के कांटेक्ट में आने पे आपकी स्किन में एलर्जी कर सकते हैं। आप इंजेक्शन के थ्रू, अगर आपने इंजेक्शन के थ्रू कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी ड्रग ली हुई है तो वो आपको एलर्जी पैदा कर सकती है। इवन आपको बी स्टिंग, अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया, आपको उसका जो केमिकल है, उसका जो जहर वो आपके अंदर बॉडी के अंदर चला गया तो आपको एलर्जी हो सकती है। आपको कुछ आपने ऐसी चीज़ें खा ली, उन सब्सटेंस के खाने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। इनहेलेशन, आपने सांस के थ्रू, आप डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे थे, पोलन ग्रेन्स उड़ रहे थे, कुछ ऐसे केमिकल्स वहाँ पर कुछ अगर एयर में शामिल थे तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। नाउ अब आते हैं हम मेन जो हमारा टॉपिक है, एंटी हिस्टामीन। हम किसका अपोज करने वाले हैं? हम हिस्टामीन का अपोज करने वाले हैं। जो हमारी ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, दीज आर द मेडिकेशंस विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामीन। तो हिस्टामीन है आखिर है क्या? अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी कोई एलर्जन, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी को उस बाहर के सब्सटेंस से आपको बचाने की कोशिश करता है। तो जब बचाने की कोशिश करता है तो उसी टाइम पर अलार्म आपकी बॉडी में बजता है जब भी कोई एलर्जन आपकी बॉडी में आता है और एक्टिव हो जाता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है आखिर, हम आगे देखते हैं। हिस्टामीन, पहले हम ये देखें कि ये जो हिस्टामीन केमिकल है वो आखिर है कैसा, उसका नेचर क्या है। तो हिस्टामीन इज अ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें अमीनो ग्रुप रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है और ये आपके बॉडी को हेल्प करता है लोकल इम्यून सिस्टम में। और अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टामीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोकॉइड्स। हिस्टामीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल हार्मोन बिकॉज ऑटोकॉइड्स का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और कॉइड्स का मतलब होता है हीलिंग। ऐसे सब्सटेंस जो कि सेल्फ आपकी बॉडी को हील करने के लिए, आपकी बॉडी को हील करने का प्रयास करते हैं, दोज आर नोन एज द ऑटोकॉइड्स। और ऑटोकॉइड्स को ही हम बोलते हैं लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये केमिकल उसी जगह पर इनका सिंथेसिस होता है और वहीं पर इनका मेटाबॉलिज्म इनका हो जाता है। तो हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है आपकी बॉडी में और इट हेल्प्स इन द लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। फिर आगे देखते हैं, इट रेगुलेट्स। हिस्टामीन करता क्या है? इट रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, और जैसे कि इन द गट एंड एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ये आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड में और यूटेरस में। ओके, नेक्स्ट, हिस्टामीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हिस्टामीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द रिंग ऑफ इमिडाजोल और ये इमिडाजोल रिंग है, उसके बाजू में ये एक साइड चेन है और लास्ट में जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है डेट इज द NH2। तो हिस्टामीन का जो नेम है डेट इज द 1H इमिडाजोल 5L इथेनामाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इथेन रिंग नहीं, ये इथेन की साइड चेन है और उसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द इथेनामाइन और उसके अपोजिट एंड पर इमिडाजोल नामक जो रिंग है वो यहाँ पे लगी हुई है। हिस्टामीन इज अ मेंबर ऑफ द क्लास इमिडाजोल। सो
हिस्टामिन जो केमिकल है, हिस्टामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हिस्टामिन जो लोकल हार्मोन है, हिस्टामिन जो ऑटोकॉइड है, इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, उस रिंग का नाम है इमिडाजोल। नाउ बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो सिंथेसिस होता है आपकी बॉडी में, जो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनके थ्रू जब आपकी बॉडी में ही वो सब्सटेंस बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो वैसा ही हिस्टामिन जो सब्सटेंस है, इसका जो केमिकल है, इसका जो बायोसिंथेसिस होता है वो एक अमाइनो एसिड से होता है, हिस्टिडीन नामक अमाइनो एसिड से, और ये उसका स्ट्रक्चर है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का। और जब हिस्टिडीन अमीनो एसिड में का रिएक्शन में इसमें जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है उस मॉलिक्यूल में से CO2 का बाहर आना, तो जब हिस्टिडीन हिस्टिडीन नाम का अमाइनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमारी बॉडी को जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं हिस्टामिन। सो दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन, एंड हम कह सकते हैं कि हिस्टामिन का बायोसिंथेसिस एल हिस्टिडीन नामक अमाइनो एसिड से होता है, और उस अमाइनो एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो हमें हिस्टामिन नामक केमिकल हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अब एक बार सिंथेसिस हो जाने के बाद में हम ये देखें, अभी हमने ये बात बिल्कुल नहीं आपसे की कि हिस्टामिन जो केमिकल है इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है। इसका सिंथेसिस आपकी टिश्यूज़ में होता है, और आज जैसा कि आपको पता है कि हिस्टामिन का जो नेम है, हिस्टामिन्स टिश्यू, और अमाइंस मतलब द कंपाउंड हैविंग NH2 ग्रुप। सो हिस्टामिन्स आर द टिश्यू अमाइंस, और इनका जो सिंथेसिस होता है टिश्यूज़ में होता है, और जो इनका स्टोरेज होता है, इनका स्टोरेज होता है मास्ट सेल्स में और बेसोफिल्स में। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ मास्ट सेल, और इस मास्ट सेल के अंदर, और ये आप किनारे पे देख सकते हैं, दीज आर द वेसिकल्स विच स्टोर हिस्टामिन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन इज स्टोर्ड इन द सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। किन के सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में? मास्ट सेल्स के सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन का स्टोरेज हो रहता है। और हिस्टामिन इज, आप देखेंगे, हिस्टामिन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। हिस्टामिन जो केमिकल है ये कैसा चार्ज रहता है? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज केमिकल, और ये पॉजिटिवली चार्ज अगर एक जगह पे स्टोर करके आप इसको नहीं रख सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे वहाँ पर जो कि उस सीक्रेटरी वेसिकल्स में हिस्टामिन को स्टोर करके रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर द बायोसिंथेसिस, आपने बायोसिंथेसिस आपकी बॉडी में हो गई हिस्टामिन की, उसका आपने स्टोर कर लिया मास्ट सेल्स में और बेसोफिल सेल्स में। अब आती है बारी कि आपने कहीं ना कहीं इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंस होगा, तभी आपने बायोसिंथेसिस की, तभी आपने इसको स्टोर किया। अब ये रिलीज कैसे होगा आपकी बॉडी में? जब कब नीड होने वाली है हिस्टामिन की? तो जब भी कोई एलर्जी पैदा करने वाला कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में इंटर होता है, तो सबसे पहले जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं एंटीबॉडीज़ ऑफ मास्ट सेल्स। कौन एक्टिव होता है? एंटीबॉडीज़। और जब भी कोई एंटीजन एलर्जन के फॉर्म में, ऐसा एंटीजन जो कि एलर्जी पैदा करने वाला है, जब वो आपकी बॉडी में इंटर होता है तो एंटीबॉडीज़, सारी की सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और जब उनको पता चलता है कि जो एंटीजन का नेचर है वो एलर्जन है, एलर्जिक नेचर का एंटीजन है, तो फिर जो अदर एंटीबॉडीज़ हैं वो वापस चली जाती हैं, और वहाँ पे सिर्फ बचती है आपकी IgE नामक जो एंटीबॉडी है वो वहाँ पर फाइट करती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल उसमें कि जैसे ही आपकी बॉडी में एलर्जिन आया, वहाँ पर IgE एंटीबॉडी आ गई और दोनों में फाइटिंग स्टार्ट होती है। और उस फाइटिंग का जो शोर होता है, और उसकी वजह से जो सोते हुआ एक आपका TPK नाम का एक एंजाइम रहता है, वो क्या हो जाता है? वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एलर्जन आपकी बॉडी में आया, तुरंत वहाँ से एंटीबॉडीज़ आ गई। और एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी? IgE नामक एंटीबॉडी। दोनों में फाइटिंग चलती है, और उस फाइटिंग का जो शोर होता है, आप उससे कौन जाग गया? उससे TPK नामक जो एंजाइम है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, तो उसके वजह से जब वो अपनी एक्टिविटी शो करने लगता है, तो जो आपकी टिश्यूज़ में, आपकी मास्ट सेल्स में फॉस्फोडेडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट नामक केमिकल्स होते हैं, वो जल्दी से
कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, उसमें से जो फॉस्फोटिडाइल ग्रुप है वो अलग होने लगता है और आपकी बॉडी में प्रोडक्शन होने लगता है इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट का। और फॉस्फोटिडाइल ग्रुप का रिलीज होने से वहाँ पे जो आपका फॉस्फोलाइपेज सी गामा रहता है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी गामा। इसके बाद आप देखते हैं जैसे इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट की मात्रा आपकी बॉडी में इसका बढ़ती है तो ये ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर मतलब करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किसको, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस को। और जैसे ही कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस वहाँ पे पहुँचते हैं मास्ट सेल के पास में, वो इंड्यूस करते हैं फ्यूजन ऑफ द ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन, रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल कंटेंट। आपने देखा था जो ये वेजाइकल्स हैं इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं इसके अंदर जिनमें कि मास्ट सेल्स के अंदर जिनमें कि हिस्टामिन भरा हुआ है, वहाँ पर जैसे ही कैल्शियम पहुँचते हैं तो वो जो उनकी लेयर होती है उसको क्या करते हैं, उसको फ्यूज़ कर देते हैं और उसमें से जो ग्रेनुलर कंटेंट है हिस्टामिन का वो बाहर आने लगता है। इन दीज ग्रेन्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज, अभी हमने आपको बताया था कि जो हिस्टामिन है वो पॉजिटिवली चार्ज के रूप में वहाँ पे स्टोर होता है। अब यहाँ पे फिर एक समस्या आती है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, हमने अभी आपको बताया था, उन पॉजिटिवली चार्ज को वहाँ पर कौन संभाल के रख रहा था, नेगेटिवली चार्ज कुछ प्रोटीन्स थे जो कि उसको संभाल के रखे थे। अब वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन उस हिस्टामिन को तब तक वहाँ से रिलीज नहीं होने देंगे जब तक कोई दूसरे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे। तब फिर क्या होता है कि आपका जो सोडियम एक्स्ट्रा सेल के बाहर जो सोडियम आयंस होते हैं वो हिस्टामिन की जगह वहाँ पे ले लेते हैं और हिस्टामिन वहाँ से फ्री होकर के आपके ग्रेन्यूल से, आपकी वेजाइकल से बाहर आने लगते हैं। ये प्रोसेस है आपके रिलीज ऑफ हिस्टामिन का। फिर आप देखें हिस्टामिन का रिलीज हो गया, हिस्टामिन ने एलर्जी प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। उसके बाद में अब उस हिस्टामिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है आफ्टर द यूज़ ऑफ हिस्टामिन केमिकल्स, अब हिस्टामिन का वहाँ से मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म मैं यहाँ पे बोलूँ तो स्पष्ट ये करना पड़ेगा कि उसका कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है हिस्टामिन का। और कैटाबॉलिज्म स्टार्ट जो रहता है वो होता है दो टाइप के प्रोसेस के थ्रू, वन इज़ द मेथाइलेशन एंड अनदर वन इज़ द ऑक्सीडेशन। इन दो प्रोसेस के थ्रू जो हिस्टामिन है उसको तोड़ने की प्रक्रिया, उसको कैटाबलाइज करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और इसमें दो टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम है डायमीन ऑक्सीडेज एंड नेक्स्ट वन इज़ द हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। These are the two enzymes which are involved in the catabolism of histamine. Histamine का जो catabolism reactions है वो हम यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। बायोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या हुआ, हिस्टीडीन नामक जो अमीनो एसिड था उससे सिंथेसाइज हुआ था एल हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की सहायता से। आपका क्या बन गया था, हिस्टामिन बन गया था। अब हिस्टामिन का यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो टू टाइप्स ऑफ द पाथवे के थ्रू हो रहा है। तो पहला पाथवे में अगर हम देखें तो यहाँ पे एंजाइम एन मिथाइल ट्रांसफरेज यूज हो रहा है और उससे मिथाइलेशन हो रहा है आपकी इमिडाजोल रिंग पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है एन मिथाइल हिस्टामिन। और उसके बाद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नामक जो एंजाइम है उसकी हेल्प से एन मिथाइल जो हिस्टामिन है दैट्स कन्वर्ट्स इनटू एन मिथाइल इमिडाजोल एस्टिक एसिड। जो आपका यहाँ पर अमीनो ग्रुप था दैट्स कन्वर्ट्स इनटू द एसिडिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। डीअमीनेशन प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। और जो दूसरा पाथवे है वहाँ पे जो एंजाइम है डायमीन ऑक्सीडेज, वो क्या करता है, वो स्टार्टिंग में ही आपके जो साइड चेन के बाद में जो अमीनो ग्रुप था वहाँ से डीअमीनेशन करने के बाद में अमोनिया के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको वहाँ से अलग करने पर यहाँ पे इमिडाजोल एस्टिक एसिड बना देता है। और उसके बाद में जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि कोई बाहर से आकर के एक जो कोई मॉलिक्यूल्स है वो जा कर के उसके साथ जुड़ जाता है और जो वो बाहर से आने वाले जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ द राइबोज। तो फॉस्फोराइबोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से अब ये राइबोज का कॉन्जुगेशन होता है इमिडाजोल एस्टिक एसिड के साथ में। और जो केमिकल यहाँ पर बनता है आफ्टर द कैटाबॉलिज्म दैट इज द इमिडाजोल एस्टिक एसिड राइबोसाइड। सो दिस इज द मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन, हम इतनी हिस्टामिन की जो चर्चा कर रहे हैं, हिस्टामिन के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज करने वाले हैं।
तो आखिर हिस्टामिन का जो आपकी बॉडी में बायोसिंथेसाइज हो गया, फिर स्टोर हो गया, फिर आपने उसको रिलीज किया, और रिलीज होने पर आपकी बॉडी में वो क्या सिम्टम्स देने वाला है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देने वाला है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सिस्टमेटिकली हिस्टामिन जो अगर आपकी ब्लड में जाकर के आपकी बॉडी में जो हिस्टामिन है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ द लंग्स एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपकी लंग्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, एंड जो आपका ब्लड वेसल्स होती हैं कॉज वॉसोडाइलेशंस पैदा करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और निश्चित है कि जब जैसे ही वो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन पैदा करता है हिस्टामिन। एंड इंक्रीज द हार्ट रेट, और हार्ट को अपना रेट इंक्रीज करना पड़ता है उस कंडीशन में, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, और यहाँ पे साथ में फिर क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इट ऑल्सो कॉज द सिम्टम्स सच एज इचिंग। ये तो हो गए आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, और इन चेंजेस की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो हैं इचिंग, स्नीजिंग, वाटरिंग आईज एंड द रनिंग नोज। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है आपकी बॉडी में, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपको ये बिल्कुल पता होगा कि कोई सा भी केमिकल हो, कोई सा भी ड्रग हो आपकी बॉडी में, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें या फिर थेराप्यूटिक एक्शन की बात करें, तो जिस प्रकार से एक चाबी होती है वो उस लॉक को ओपन करती है और बंद करती है, सिमिलरली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी कोई केमिकल अपनी एक्टिविटी शो करना चाहता है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना पड़ेगा। तो सिमिलरली जो हिस्टामिन है उसका जो एक्टिविटी फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपकी बॉडी में आने वाला है वो कब आएगा, जब वो हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जाकर के बाइंड होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में H1, H2, H3 एंड एक और टाइप का होता है H4, 4 प्रकार का रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिन पर की जाके हिस्टामिन बाइंड होता है और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन और द थेरेप्यूटिक एक्शन को शो करता है। तो अगर हम देखें कि जो H1 रिसेप्टर है इसमें ये क्या करता है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पर जाकर के वहाँ पर कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और उस कंसंट्रेशन के बढ़ने से जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर डायलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था वॉसोडाइलेशन होता है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी कैपिलरीज हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है, वॉसोडाइलेशन करता है, और सेंसरी नर्व एंडिंग्स में पेन जनरेट करता है और इचिंग जनरेट करता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो आउटकम्स आ रहे हैं, जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं हिस्टामिन के, ये H1 रिसेप्टर के थ्रू आ रहे हैं। उसके बाद में जो H2 रिसेप्टर है उसमें जाकर के क्या होने वाला है, जैसे H2 रिसेप्टर के पास में हिस्टामिन पहुंचता है तो साइक्लिक जो AMP होते हैं उनका कंसंट्रेशन यहाँ पर हिस्टामिन बढ़ा देता है, और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन होने वाला होता है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल्स में वासोडाइलेशन होने लगता है, और जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ H3 रिसेप्टर्स मतलब हिस्टामिनिक जो थर्ड रिसेप्टर है उसमें जाके क्या होता है, दिस इज़ द प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं ये और इनमें जो हिस्टामिन जब इनके पास पहुंचता है, इनसे बाइंड होता है, तो साइक्लिक जो AMP हैं उनका लेवल कम हो जाता है, और इसकी वजह से हिस्टामिन का जो रिलीज है वो डिक्रीज़ होने लगता है, सीक्रेशन डिक्रीज़ होने लगता है, और वॉसोडाइलेशन की प्रक्रिया होने लगती है। नेक्स्ट हिस्टामिनिक रिसेप्टर, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आपकी बॉडी में हिस्टामिन तभी वर्क करेगा, तभी अपने रिजल्ट देगा जब वो रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो हम अभी हमने चर्चा की कि हिस्टामिन के 4 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। अब हम टाइप की बात करें कि जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये दीज आर द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, एंड दीज बाइंड्स हिस्टामिन एज देयर प्राइमरी इंडोजिनस लिगेंड्स। इंडोजिनस लिगेंड का मतलब है आपकी बॉडी के ही कई केमिकल है जो उन रिसेप्टर्स पर जाकर के बाइंड होता है। नेक्स्ट दिस इज द चार्ट दैट शो
the major tissue locations where the receptor H1, H2, H3, H4 receptors are present, इनकी लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। H1 रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल्स और एंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है। H2 रिसेप्टर्स है वो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। H3 रिसेप्टर्स है वो सेंट्रल नर्वस CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। और H4 जो है वो मास्ट सेल्स में, इओसिनोफिल्स में और टी सेल्स में और नर्व के डेंड्राइटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में दीज आर द मेजर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। आप देख सकते हैं H1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, एक्यूट एलर्जिक मतलब बहुत तीव्र गति के वाले जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो बॉडी में पैदा होते हैं। H2 रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में आपके गैस्ट्रिक GIT में सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड है वो इंक्रीज हो जाता है। और H3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तब क्या होगा, इट मॉड्यूलेट द न्यूरोट्रांसमिशन, जो न्यूरोट्रांसमिशन आपकी बॉडी में हो रहा है उसको मॉड्यूलेट कर देगा, उसमें चेंजेस करेगा। उसके बाद में H4 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है तो इट चेंजेस, इट रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। नाउ एंटीहिस्टामाइंस हम आपको बात कर चुके हैं कि एंटीहिस्टामाइंस मोस्टली जो मेडिकेशंस हैं जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए यूज की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। और जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स वो H1 रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं और अपना रिजल्ट शो करती हैं। तो ये कम्पिटिटिवली ब्लॉक H1 रिसेप्टर्स, ऐसी ड्रग्स जो कि हिस्टामिन से बाइंड होने वाले H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं ये ड्रग्स, एंड एंटागोनाइज द स्टिमुलेंट एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन द स्मूथ मसल्स। आपने देखा था स्मूथ मसल्स में हिस्टामिन कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर रहा था, तो वहाँ पर हिस्टामिन के इन इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए जो केमिकल्स, जो ड्रग्स और जो मेडिसिन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनका कि हम उपयोग करते हैं एलर्जी को रोकने के लिए, उनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। नाउ एंटीहिस्टामाइंस आर द थेरेपेटिकली अवेलेबल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर्स। यहाँ पे आप देखें कि ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं उनसे जाकर के बाइंड तो होती ही हैं, साथ में उसको एंटागोनाइज करती हैं, मतलब उसके जो हिस्टामिन के रिसेप्टर के नॉर्मली जब हिस्टामिन वहाँ पर ऐड होता है, बाइंड होता है और जो वो रिएक्शंस देता है उस टाइप के रिएक्शंस को रोकती हैं कौन, एंटीहिस्टामाइंस माइंस। सो क्लिनिकली यूज टू ट्रीट, इनका उपयोग जो है एंटीहिस्टामाइन जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, इनका उपयोग एलर्जी को उनके प्रोफाइलेक्सिस के रूप में और एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इन जो ये एक्ट करते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स एक्ट्स बाय टारगेटिंग H1 रिसेप्टर्स एंड एंटी अल्सर ड्रग्स। जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को बढ़ा देता है और उस गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन से आपके स्टोमक में, आपके GIT में अल्सर्स पैदा होने की संभावना रहती हैं। तो जो एंटीहिस्टामाइंस हैं, ऐसे एंटीहिस्टामाइंस जो कि H2 रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं, वो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को निश्चित है कि उसको कम करेंगे और इनका उपयोग हम एंटी अल्सर ड्रग्स के रूप में कर पाएंगे। So it was all about histamines, the biosynthesis of histamine, catabolism of histamine, storage of histamine, and the general briefing about what are the antihistamine, what is allergy, all about. So in the next part of this lecture, we will discuss about the structure of histamine or structure of antihistamines and structure activity relationship of antihistamine, so they can get better result in for the treatment of allergy. So thank you very much.